दोस्तों, यूपी विधान परिषद का ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 13 है। इससे पहले हमने दर्जन भर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं। ये 13वें नंबर का है। बाइलिंगुअल ये पूरी सीरीज है। जीएस के जो प्रश्न है वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी भाषा के बाइलिंगुअल नहीं हो सकते, ये आप जानते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये पोस्टर आप रोज देखते हैं, ये लोगो आप रोज देखते हैं, वेबसाइट भी आप रोज देखते हैं। तो जो रोज देखते हैं उसको मत देखिए, जो आप पहली बार देख रहे हैं उसको देखिए। मतलब प्रश्न नए हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही है या कौन सा कथन सही है, यानी एक सही हो सकता है, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। देख लीजिए, कहा गया है कि बनावली से मिट्टी के हल पाए गए हैं। बी वाला जो है उसमें कहा जा रहा है कि कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो सी वाला है उसमें कहा जा रहा है कि कालीबंगा से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। अब आपको बताना यह है कि ये जो 3 स्टेटमेंट हैं कौन सा सही है, तीनों सही है या कोई एक सही है। तो देखिए इसमें सब सही है। उपर्युक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि आलमगीरपुर ये कहाँ पर सिचुएट करता है। इसकी लोकेशन है बैंक ऑफ हिंडन रिवर इन आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका खनन यानी उत्खनन का काम किसने करवाया था। और नीचे इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता का नाम दिया हुआ है। यज्ञदत्त शर्मा है, विष्णु शर्मा है, राखाल दास बनर्जी है और अमलानंद घोष है। इसमें से कौन से व्यक्ति थे बताइए। तो ये यज्ञदत्त शर्मा थे, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। और नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। चंदेल वंश की स्थापना करने वाले यानी चंदेल डायनेस्टी की जो फाउंडेशन है वो 831 ईस्वी में होती है और नन्नुक के द्वारा की जाती है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई दंतिदुर्ग इन 752 AD, यानी 752 ईस्वी में दंतिदुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। आपको बताना यह है कि दोनों में से कौन सा सही है। देख लीजिए, तो देखिए इसमें दोनों सही है, दोनों ही स्टेटमेंट परफेक्ट है। इसके बाद 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि अकबर, ये एक स्टेटमेंट है, ये वास्तविकता है या नहीं ये यहाँ बहस का विषय नहीं है, ये एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया कथन है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था और वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था, ऐसा दिया हुआ है। और उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्णयुग था। अब आपको बताना यह है कि ये कथन किसका है। स्मिथ का है, लेनपूल का है, एल्फिंस्टन का है या आरपी त्रिपाठी का है। इसमें से किसका होगा। तो ये लेनपूल का कथन है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार अकबर के समकालीन नहीं थे। अकबर के समकालीन कौन सा इतिहासकार था वो नहीं बताना है, बल्कि जो नहीं था वो बताना है। देख लीजिए, मोहसिन फानी, निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी और मलिक अंबर, इसमें से कौन सा इनके समकालीन नहीं था बताइए। तो देखिए इसका डी वाला हो जाएगा, मलिक अंबर। इसके बाद आगे चलते हैं। इब्राहिम लोदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, ऐसा दिया है। इब्राहिम लोदी ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। सी वाला जो है उसमें कहा जा रहा है कि अकबर ने इब्राहिम लोदी को अनपरखा सूरमा और कंजूस कहा था। इसके बाद जो डी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि इब्राहिम लोदी के समय में जो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू की दर थी वो 1/4 थी, यानी जो उपज होती थी, जो भी फसल का प्रोडक्शन होता था उसका 1/4 हिस्सा। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। 6वां, इसमें से सी वाला जो है वो गलत है, ये वाला आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। गांधी जिन्ना वार्ता ये 1934 डेट दी हुई है। दांडी यात्रा 1930, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और गांधी इरविन समझौता 1931, इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो देखिए इसमें जो गांधी जिन्ना वार्ता की डेट दी हुई है ये सिर्फ गलत है और बाकी जो है वो सही है। इसकी जो एग्जैक्ट डेट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 1934 नहीं होगा बल्कि 1944 होगा। आगे चलते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि ऑन 24 मार्च 1940 द मुस्लिम लीग सेशन वाज हेल्ड इन लाहौर। ये जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, तारीख दी हुई है, ये लाहौर में हेल्ड किया जाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है। नीचे नाम दिया है मोहम्मद अली जिन्ना का, इसके अलावा शौकत अली का नाम दिया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम दिया है और चितरंजन दास का नाम दिया है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से ए वाला होगा, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम इन्हें कहा जाता था, इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद आगे चलते हैं। कायदे आजम ने बाकायदा भारत के विभाजन में अहम भूमिका निभाई थी। 9वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव किया था।
ये जो मामला था इसमें अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तथा मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पहला स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो दूसरे वाले से क्लियर हो गया होगा। ये व्यक्ति कौन थे देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस थे, चित्तरंजन दास थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसमें कौन थे? तो ये जो है ये आप जानते हैं चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो यहीं से ये क्लियर हो जाता है। और इन्होंने ही अरविंद घोष का बचाव भी किया था। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ 1857 का जो रिवॉल्ट था या पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसके संबंध में कहा जा रहा है कि इस विद्रोह के केंद्र और उसके नेताओं की कौन सी जोड़ी यानी कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। देख लीजिए, अवध से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले मौलवी अहमदुल्ला थे, ऐसा दिया हुआ है। दिल्ली से इस विद्रोह को संभालने वाले यहाँ पर नाम दिया हुआ है नवाब हमीद अली खां थे। उड़ीसा से मनीराम दीवान ने किया था इसका नेतृत्व, और कानपुर से नाना साहब ने किया था, जिनका कि वास्तविक नाम धुंधु पंत था। ये गोद लिए हुए बेटे थे और इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें स्वीकार नहीं किया था। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसका सी वाला होगा। मनीराम दीवान और उड़ीसा जो दिया है ये गलत है। मनीराम दीवान का संबंध कहाँ से था? असम से था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 11वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, और नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, बायो का। कहा गया है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी, ये ऐसा दिया है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, यानी जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है, मतलब 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक तो जंतु कोशिका होती है, दूसरी पादप कोशिका होती है। तो यहाँ जो पादप कोशिका है उसकी बात की जा रही है कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मेनली सेलुलोज से बनी हुई होती है। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? देख लीजिए, तो इसका सी वाला सही है, दोनों ही परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें 2 स्टेटमेंट हैं, सही जो हो उसकी तलाश आपको करनी है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही वृत्ताकार गति से घूर्णन करते हैं, यानी ये रोटेट करते हैं। और कैसे? तो इनका जो मोशन है वो सर्कुलर होता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। जो स्पीड है यानी चाल है और वेलोसिटी यानी वेग, दोनों की जो यूनिट होती है यानी मात्रक होता है वो एक समान होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। मीटर सेकेंड इनवर्स कैसे होगा? देखिए मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड। अब यहाँ पर दोनों के ऊपर अदृश्य रूप में एक मौजूद है, यानी 1 की पावर उपस्थित है। अगर आप यस को ऊपर ले जाएंगे सेकेंड को, तो यहाँ पर जो 1 है ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यम यस की पावर -1। यम की पावर 1 है, उसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप यम यस इनवर्स लिखिए चाहे मीटर पर सेकेंड लिखिए, दोनों ही सही है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि दोनों का मात्रक यहाँ बराबर होता है। अब आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो देखिए दोनों सही है। यहाँ वृत्ताकार गति से ये घूर्णन करते हैं, ये सही बात है। और उसके अलावा गति और वेग दोनों की इकाइयाँ बराबर होती हैं, हालांकि दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। एक सदिश राशि है और दूसरी अदिश राशि है। चलते हैं आगे। इसके बाद आगे देखिए 13वें नंबर के प्रश्न को। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, या कौन से कथन गलत है ये भी दिया हुआ है कि इसमें ऑक्सीजन का समावेश होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। इसके बाद हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसके बाद सी वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टेंसेस, मतलब यहाँ पर जो वैद्युत चुंबकीय पदार्थ होते हैं यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, मैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ वैद्युत चुंबकीय लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय पदार्थों का ह्रास होता है, यानी उनमें कमी आती है। यहाँ नेगेटिव लिखकर गलत कर दिया है। फिलहाल बताइए इसमें से कौन सा होगा? 3 स्टेटमेंट है और डी वाले में कहा है उपर्युक्त सभी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इनकरेक्ट अगर आपको तलाशना है और आप डी वाले को चुनते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों ऊपर वाले गलत हैं। फिलहाल इसमें से चुनकर बताइए कौन सा होगा। तो इसका सी वाला हो जाएगा। इसमें वैद्युत चुंबकीय पदार्थों का ह्रास होता है, ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है। बाकी जितने हैं वो ठीक है, मतलब डी वाला तो ठीक होगा नहीं, ए और बी वाला जो है वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कहा जा रहा है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन निकलता है, इसके अलावा ल्यूनिनाइजिंग हार्मोन निकलता है जिसको कि LH कहा जाता है, या उपर्युक्त सभी हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो ग्लैंड होती है ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कही जाती है क्योंकि शरीर की बाकी लगभग सभी ग्रंथियों पर ये अपना नियंत्रण रखती है। तो फिलहाल इसमें बताइए कि कौन सा होगा 14वें नंबर का। देखिए इसका डी हो जाएगा। ये तीनों ही यहाँ से उत्सर्जित होते हैं। वृद्धि हार्मोन भी यहीं से निकलता है,
मतलब शरीर के विकास का ये योगदान देता है, और अगर ये पर्याप्त मात्रा में न निकल पाए तो जो शरीर का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, जैसे लंबाई का बढ़ना या आदि जो अन्य इसमें विकास के क्रम है। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसका डी वाला सही था 14वें का। 15वें प्रश्न में हम देख रहे हैं, कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है ये बताइए। तो स्मॉल जी का मान जो पृथ्वी का ध्रुव होता है वहाँ अधिकतम होता है। देखिए स्मॉल जी क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये जी जो है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, और इसका मान पृथ्वी पर 9.8 के बराबर होता है। और हर ग्रह के लिए या हर परिस्थिति में जो मतलब स्थितियां अगर बदलेंगी, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति बदलेगी या पृथ्वी में जो केंद्र है पृथ्वी का वहाँ से दूरी कम या अधिक होगी, ये भी बात है। तो इसका जी के मान पर फर्क पड़ता है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है, ऐसे दिया है। इसके बाद जी का मान विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये दिया है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ये दिया है। उसके बाद डी वाले में कहा गया है कि पृथ्वी के तल से नीचे या ऊपर जाने पर जी के मान में कमी आती है। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताइए। तो देखिए इसमें जो बी वाला है वो सही नहीं है। सही क्या होगा, जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। न्यूनतम क्यों होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है, ये बराबर गोल नहीं है, ये जियॉइड शेप की है, मतलब ये गोलाभ है, ये दीर्घवृत्त और गोले के बीच का आकार है, मतलब इसको एक ज्यामितीय आकृति के तौर पे अगर लिया जाए तो इसे गोलाभ कहा जाएगा। और इसमें जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वो ज़्यादा चौड़ा है, इसका व्यास ज़्यादा है, जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पे हल्की सी चपटी है। तो इसलिए यहाँ अगर केंद्र से दूरी नापी जाए तो ध्रुवों की ओर अगर बढ़ेंगे तो कम दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, और विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ ज़्यादा दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। यानी केंद्र से दूरी कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, जहाँ इक्वेटर है वहाँ पे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जी का मान, मतलब इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। नीचे अनुच्छेदों के नाम दिए हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका ए वाला ही सही है, ये अनुच्छेद 262 है। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण, ये जो ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अब ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है, मतलब राज्य आपको बताना है, नदी का नाम तो दिया ही है। इसमें देख लीजिए कर्नाटक और महाराष्ट्र। देखिए जल का विवाद कब होगा, जब एक से ज़्यादा राज्य यहाँ पर जल का इस्तेमाल करेंगे। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र, पंजाब और हरियाणा, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं, इसका ओडिशा और आंध्र हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय दिया है, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ये इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है ये मुंबई में है। और जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है यानी साउदर्न जो जोनल काउंसिल है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। 18वां, तो इसका जो बी वाला है वो गलत है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, और जो गलत है उसी का आपको चुनाव करना है, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है इसका मुख्यालय इलाहाबाद में नहीं है, बल्कि ये कोलकाता में है। आगे चलते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए, संविधान की मूल संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, नागरिकता और अनुच्छेद 32, कौन सा होगा बताइए। देख लीजिए, तो 19वें का जो सी है वो सही होगा, यानी इसमें आप देख रहे हैं मूल संरचना की अगर बात की जाए तो उसमें नागरिकता का जो प्रावधान है वो नहीं आता है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर विषय दिया है और वो विषय किस भाग से जुड़ा हुआ है उसका जिक्र सामने किया हुआ है, इसमें से कोई एक गलत है। तो संघ सरकार ये 5वां भाग है, पंचायतें जो है ये 9वें भाग में है, आपातकालीन उपबंध जो है ये आपके कितने भाग में है बताइए, ये भाग 17 में है। और जो निर्वाचन का प्रावधान है, मतलब चुनाव की बात की जा रही है, तो वो आपका भाग 15 में है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो 20वें का जो सी है, आपातकालीन उपबंध की बात की जा रही है, वही गलत है। यहाँ पर सही क्या होगा, ये जो भाग है ये भाग 18 है, न कि 17। इसके बाद आगे चलते हैं। 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए, 2011 का जो सेंसस था उसके संबंध में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि नो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर फाउंड इन पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा एंड पंजाब। दोनों स्टेटमेंट आपने देखे, इसमें से कौन सा आपका सही है ये आपको तलाशना है।
तो देखिए दोनों सही है, इसमें जो दोनों स्टेटमेंट दिए हैं ये 2011 की जनगणना के हिसाब से परफेक्ट है। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, ये भी सेंसस वाला ही है। इसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब ऐसा बताया गया है। इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है यूपी में, गाजियाबाद में है, और सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है ये आपको बताना है। नीचे दिया है ललितपुर, महोबा, वाराणसी और सोनभद्र, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका ए वाला होगा, यानी ललितपुर। इसके बाद आगे चलते हैं, 22वें को हमने हल किया। 23वें प्रश्न में ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच आर द टॉप 3 सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, मतलब यहाँ पे टॉप 3 जो जिले हैं उनके नाम आपको चुनने हैं। तो आजमगढ़ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, ये वाला पेयर होगा, या फिर जालौन गौतम बुद्ध नगर सहारनपुर वाला होगा, जौनपुर आजमगढ़ देवरिया होगा, या जौनपुर प्रतापगढ़ और जालौन होगा, इसमें से कौन सा होगा? तो 23वां जो है इसका परफेक्ट आंसर इसमें से चुनिए। देखिए सी वाला सही होगा, जौनपुर आजमगढ़ देवरिया। नेक्स्ट 24वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं हैं, जो टर्शियरी सेक्टर होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल हस्बेंड्री और इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब दिया हुआ है। इसमें से जो शामिल ना हो वो आपको चुनना है, बताइए। तो 24वां जो है इसका सी हो जाएगा, यानी तीसरा और चौथा इसमें शामिल नहीं है। पशुपालन और वस्त्र उद्योग, यानी एनिमल हस्बेंड्री और टेक्सटाइल वाला, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका सी वाला सही है। इसके बाद 25वें को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब नीचे इसमें 3 स्टेटमेंट हैं और डी वाले में कहा है कि ऑल ऑफ एबव। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले इसमें कहा गया है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, अलग अलग मॉडलों पर ही आधारित 5 ईयर प्लान्स थे, तो यहाँ यही बताया गया है। इसके बाद जो 3rd नंबर का यहाँ 5 ईयर प्लान था उसका जो मॉडल था, मतलब विकास का ढांचा था, वो प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था। और 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित था। अब ये सही है, कौन कौन सा सही है या सभी सही है, ये आपको बताना है। तो 25वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी उपर्युक्त सभी, ये सभी सही है। 26वें को देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल बांध तथा दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी? ये दोनों चीज़ें कब शुरू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में, किसमें की गई थी? तो 26वां जो है इसका ए वाला हो जाएगा, यानी पहली वाली में। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ हमने देखा 27वें को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, नीरांजल संभरण योजना 2009 और किसान कॉल सेंटर 2004, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सी वाला हो जाएगा, नीरांजल संभरण योजना 2019। ये वाला जो युग्म है ये सही नहीं है। नीरांजल संभरण योजना ये 2019 की नहीं है, बल्कि माफ़ कीजिएगा 2009 की नहीं है, बल्कि 2015 की है। यहाँ 2009 दिया है, ये असल में क्या होगा? 2015 होगा। आगे चलते हैं, 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा गया कि जो थाल घाट पास है ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है, ये साउथ इंडियन दर्रा है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये किसको जोड़ता है ये दिया हुआ है। इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये पश्चिमी और पूर्वी घाट की मिलन स्थली है, मतलब जहाँ पश्चिम और पूर्वी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है? 28वें को आपने देखा, दोनों सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं। 29वें को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। और नीचे दिया हुआ है नल सरोवर सेंचुरी गुजरात, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ये जो है राजस्थान में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अबोहर अभ्यारण्य ये इसमें दिया हुआ है असम में। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए जो अबोहर अभ्यारण्य है, बाकी तो सब इसमें ठीक ठाक है, अबोहर अभ्यारण्य जो है ये पंजाब में है, ठीक है, ये वाला जो है ये पंजाब में है, असम में नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि किस जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ये प्रचलित है? बुक्सा में, गोंड में, भोटिया में या थारू में, इसमें से कौन सा होगा? तो ए वाला होगा, ये बुक्सा में प्रचलित है। 31वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कृषि भूमि जो भारत की है वो सिंचित क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस कारणों से खारी हो रही है? मतलब इसमें जो सेलाइन होने की प्रक्रिया है वो किस वजह से हो रही है? जिप्सम के इस्तेमाल से हो रही है, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से हो रही है, ज़्यादा चराई करने से हो रही है, या उर्वरकों के इस्तेमाल से हो रही है? तो 31 का जो बी वाला है वो सही है, बहुत ज़्यादा सींचने से हो रहा है ऐसा। इसके बाद आगे चलते हैं, 32वें प्रश्न को देखिए,
इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा एक भारतीय राज्य तट रेखा से नहीं लगा हुआ है। कर्नाटक, गोवा, केरल और मिजोरम, इसमें से कौन सा तट रेखा से नहीं लगा है, बताइए। तो 32वें को आपने देखा, मिजोरम जो है ये तट रेखा से नहीं लगा है। इसके बाद 33वें नंबर के प्रश्न को देखिए। आर्टिफिशियल रेनफॉल को यहाँ पर अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो जो दूसरा नाम है वो क्या है? क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, क्लाउड रेन कहा जाता है, स्काई सीडिंग कहा जाता है, या अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसमें से कौन सा होगा? तो ये क्लाउड सीडिंग कही जाती है। मतलब क्लाउड में वर्षा के बीजों को रोपा जाता है और उसके बाद वर्षा होती है। इसके बाद 34वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, उसकी तलाश आपको करनी है। संस्थान दिया है, स्थान दिया है, तो क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया है, ये गाजियाबाद में है, ऐसा इसमें दे रखा है। इसके बाद सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है। लेदर इंस्टीट्यूट, ये आगरा में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में है। इसमें से कौन सा आपका गलत है वही आपको बताना है। तो देखिए, जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में है, ना कि नोएडा में, तो ये वाला आपका गलत है, डी वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। 35वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 12,247 MSME और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए ऑनलाइन नगद सहायता पहल, और इस पहल का नाम था एट वन क्लिक, यानी एक क्लिक की दूरी पर, इसको शुरू किया है। ये कौन से राज्य की सरकार है? मिजोरम, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए, इसका सी वाला परफेक्ट होगा, ये गुजरात के बारे में कहा जा रहा है। 36वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया कि हाल ही में भारत के बाहर अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय, यानी योग यूनिवर्सिटी जो है, उसको शुरू किया गया था। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? ये लॉस एंजल्स में खोला गया है। ये पतंजलि योग विश्वविद्यालय है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है, या रामदेव के नाम से है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? देख लीजिए, तो ये विवेकानंद जी के नाम से है। ठीक है, आगे चलते हैं। 37वें नंबर के प्रश्न को देखिए। भारत सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग, मतलब भारत सरकार का जो थिंक टैंक है नीति आयोग, देखिए योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके उसी के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना होती है, लेकिन इसका जो रूप रंग है वो नीति आयोग का अलग होता है योजना आयोग से। हालांकि ढांचा वही रहता है, योजना आयोग वाला ही ढांचा है, काम भी लगभग वही है, कुछ नए काम इसके साथ जोड़ दिए गए हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि नीति आयोग जो है उसने किस संस्था के साथ मिलकर यहाँ पर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया है, और लॉन्चिंग की डेट है 24 जून। यहाँ कौन सी संस्था है? विश्व बैंक है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, भारतीय स्टेट बैंक है, या इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एजेंसी है? इसमें से कौन सा होगा? तो 37वें नंबर का ये जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 38वें नंबर का। इसमें कहा गया कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इसके संबंध में यहाँ जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से आपको सही का चुनाव करना है। इस अभियान की शुरुआत 26 जून 2020 को पीएम के द्वारा की गई थी। इस अभियान के तहत 5000 टूल किट वितरित किए जाएंगे, ऐसा दिया है, और यह 100 दिवसीय अभियान है, मतलब 100 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें से कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। देखिए, इसका सी वाला सही है, यानी पहला और दूसरा। यहाँ जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो तो सही है और इसीलिए हमने सी को चुना है, लेकिन जो तीसरा वाला इसमें कहा जा रहा है कि 100 दिन का ये अभियान है, तो ये 100 दिन का नहीं बल्कि 125 दिन का है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 39वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया कि बाल श्रमिक विद्याधन योजना, यह जो है ये किस मतलब इसमें जो कथन दिया है इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, उसकी तलाश आपको करनी है, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। तो इस योजना की शुरुआत 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने की थी। उसके बाद इस योजना में चयनित लड़कों और लड़कियों को क्रमशः 1200 रुपये और 1000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये 2 स्टेटमेंट हैं। अब इसमें से जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो देखिए, इसमें बी वाला है, बी वाला जो है वो गलत है। यहाँ आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं कि लड़कों को ज़्यादा और लड़कियों को कम यहाँ दिया जा रहा है, जबकि महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो यहाँ लड़कियों को ज़्यादा उभारने का प्रयास सरकार करेगी तो उन्हें ज़्यादा देगी, जबकि चाहिए क्या, दोनों को बराबर बराबर देना चाहिए। यहाँ पर किसी को भी उभारना और किसी को भी दबाना सही नहीं है, दोनों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए दोनों को या तो 1200 दे और नहीं तो दोनों को 1000 दे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लड़कों को 1000 मिल रहा है और लड़कियों को 1200 मिल रहा है। तो इसका सही कौन सा होगा? मतलब इसमें हमें गलत का ही चुनाव करना था, तो दूसरा वाला इसमें गलत है, इसलिए हमने बी को चुना है, बी वाला इसमें सही है। आगे चलते हैं, 40वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि ओपन बजट सर्वेक्षण, इसके द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच में भारत की जो रैंक है वो 53वीं है, मतलब 53वीं रैंक पे ये मौजूद है। और इस सूची में पहली रैंक पे कौन सा देश है ये आपको बताना है। देख लीजिए,
हो सकता है कि पहली रैंक वाले देश का नाम दे दे परीक्षा में और भारत का स्थान पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि ये 53 नंबर की रैंक पर मौजूद है। यहाँ पर 40वें प्रश्न को देखकर बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो ये न्यूजीलैंड है, पहले स्थान पर इसमें न्यूजीलैंड है। माफ़ कीजिएगा, इसमें जो पहली पोजीशन है वो किसकी है, न्यूजीलैंड की है, यानी सी वाले की। 41वें को देखिए, 41वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि मई 2020 में किसानों की आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन जो प्रबंधन प्रणाली थी उसको आपस में जोड़ने के लिए CSIR ने किस एप्लीकेशन को शुरू किया है। ये जो एप्लीकेशन है ये किसानों के सहयोग के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये किसान सभा नाम का है, किसान समूह नाम का है, बहादुर किसान नाम का है या वीर किसान नाम का है, इसमें से क्या नाम है इसका। तो इसका ए वाला हो जाएगा, ये किसान सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहा गया कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा योजना की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ये मध्य प्रदेश की योजना है। इस पर एक क्वेश्चन पिछले जो मॉक टेस्ट पेपर थे उसमें भी मौजूद था, लेकिन वहाँ राज्य पूछा था और यहाँ पर जिला पूछा है। बता दिया है कि ये मध्य प्रदेश की है। ये भोपाल में चलाई गई है, इंदौर में चलाई गई है या झाबुआ में चलाई गई है, बताइए। तो 42वां जो है इसका सी हो जाएगा, ये झाबुआ की योजना है। इसका जो सी वाला है वो सही है, झाबुआ। इसके बाद आगे चलते हैं, 43वें नंबर के प्रश्न को देखिए। आयुष कवच ऐप, यह जो है इसके बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा जा रहा है कि इस एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है और यह एप्लीकेशन कोविड-19 महामारी के बीच आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि एलोपैथ की दवा करते करते लोग मरना शुरू हो गए, हार गए, तो अंत में काढ़ा पीना चालू किया, इसलिए आयुर्वेद की ओर मुड़ रहे हैं और इसीलिए यहाँ आयुर्वेद का जिक्र आया है। तो फिलहाल बताइए इसमें से सही कौन सा है। 43वां, तो 43वें का सी हो जाएगा दोनों। आजकल आयुर्वेद जो है वो एलोपैथ से ज़्यादा सक्रिय हो गया है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। 44वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2020, इसमें भारत ने 74वां स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। देखिए ये प्रश्न उल्टा भी आ सकता है, पहले स्थान को दे देगा और भारत का स्थान पूछ लेगा। तो याद रखिएगा भारत की पोजीशन इसमें 74 नंबर पे है। पहले स्थान पर कौन है देखकर बताइए। तो ये जो 44वां है इसका बी हो जाएगा, ये स्वीडन है। फर्स्ट पोजीशन इसमें किसकी है, स्वीडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होती है और इसमें कहा जा रहा है कि एक फोटो है और उसकी ओर इशारा करते हुए जो सरोज है उन्होंने बताया कि वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। सरोज ने कहा, फोटो में जो महिला दिखाई दे रही है, यहाँ एक महिला के बारे में कहा जा रहा है कि वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। तो सरोज का उस महिला के साथ क्या संबंध है देख लीजिए। 45, वो सास है, ससुर है, सास ससुर है, मतलब सास या ससुर है या बहू है, इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सास या ससुर वाला। ठीक है, ये वाला जो विकल्प है वो सही होगा। हालांकि ये महिला की तस्वीर है तो यहाँ सास वाला जो विकल्प है वो ज़्यादा सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए 46। इसमें कहा जा रहा है कि शुभी का जन्मदिन 27 अप्रैल को होता है और उस दिन गुरुवार था। यदि शिवन्या का जन्मदिन उसी दिन या शिवन्या का जन्म उसी वर्ष 20 अक्टूबर को हुआ है तो 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। कुल मिलाकर ये आपसे पूछा गया है कि 27 अप्रैल को अगर गुरुवार था यानी थर्सडे था तो 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा उसी साल में। गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा या रविवार होगा। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। तो 46 का बी वाला सही होगा, यानी ये शुक्रवार का दिन था। ठीक है, यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वो सही होगा। इसके बाद घड़ी वाला प्रश्न है 47वां। इसमें कहा जा रहा है कि घड़ी द्वारा प्रदर्शित समय अगर 12:25 हो तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, मतलब क्या दिखाई देगा उसमें। 11:35 दिखेगा, 10:35 दिखेगा, 10:45 दिखेगा या 11:45 दिखेगा। तो 47 का जो डी वाला है वो सही है, इसमें 11:45 के रूप में ये शो करेगा। इसके बाद 48वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कोडिंग वाला प्रश्न है। फार्मर जो शब्द है मतलब किसान होता है, इसका मतलब इसको यहाँ पर कोड भाषा में अंकों के रूप में दर्शाया गया है। तो लिखा गया है 919779। इससे पहले आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा है, यहाँ पे अंकों के फॉर्मेट में है। तो एफ के लिए 9, फिर ए के लिए यहाँ पर 1, उसी प्रकार से आर के लिए 9, इस प्रकार से इसे अरेंज किया है। और कोड भाषा में यहाँ पे फॉरगेट को आप क्या लिखिएगा ये आपको बताना है। देख लीजिए इसमें से कौन सा इस्तेमाल होगा। तो 48वें का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा, 999474 ये वाला। इसके बाद 49 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ श्रृंखला आपको पूरी करनी है। 0 है, 2 है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है, बीच में खाली जगह है, उसके बाद 42 है। तो बीच वाली जो जगह है उसमें क्या घुसाइएगा।
इसमें घुसेगा 28, यहाँ पर 28 जो संख्या है वो मौजूद होगी। यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग या कुछ जोड़ घटाकर या कुछ भाग देके या कुछ गुणा करके यहाँ जो मान है वो प्राप्त किया जाता है, या कुछ निश्चित घातों को लगाकर भी प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से होता है। फिलहाल इसका डी वाला सही है। 50वां और अंतिम जीएस का प्रश्न यानी रीजनिंग वाला जो है उसको देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 13:5 का हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ आप समीकरण बनाकर, अगर रेखीय समीकरण बनाकर हल करेंगे तो यहाँ ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो ए वाला होगा, यानी 48 साल। यहाँ तक हमने जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को हल किया है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं हिंदी भाषा के प्रश्नों को। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। इसमें विकल्प दिया हुआ है, विसृष्टि दिया हुआ है, इसके अलावा प्रलय दिया है, व्यष्टि दिया है और सृजन दिया है। कौन सा होगा? तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सृष्टि मतलब क्या होता है? निर्माण करना, और प्रलय मतलब कुल तबाह कर देना। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। अंतर्द्वंद शुरू होते ही उसने गहरी सांस छोड़ी, मतलब अंदर जो ऊहापोह चलती है उसको अंतर्द्वंद कहा जाता है, और वो उसके दिमाग में जब चलना शुरू हुआ तो उसने गहरी सांस ली। अब यहाँ पर इसका विलोम आपको बताना है। लड़ाई, बहिर्द्वंद, बहिष्कृत या चिंतन, इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए इसका बहिर्द्वंद हो जाएगा। जो अंदर चल रहा है वो बाहर भी हो सकता है, यही विलोम है इसका। इसमें जो तीसरे नंबर का प्रश्न है उसको देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि संकीर्ण का विलोम क्या होगा? पतला, सकरा, विकीर्ण या विस्तीर्ण। तो विस्तीर्ण होगा। संकीर्ण मतलब क्या होता है? सकरा होता है, जहाँ कम जगह हो, उसका हो जाएगा विस्तृत यानी विस्तीर्ण। निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति होगा, संस्तुति होगा, असंवेदन होगा या अस्तवन होगा। इसमें से कौन सा होगा? तो ये स्तुति हो जाएगा इसमें से, निंदा का। चौथे का ए वाला परफेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पहले बाहरी झगड़ों से निपट लो, ये एक वाक्य दिया है। बाहरी शब्द के नीचे इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, उसका आपको विलोम बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? देख लीजिए। तो देखिए बाहरी मतलब क्या? किसी बाहरी आदमी के साथ झगड़ा हो रहा है, और उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा घरेलू। घरेलू झगड़े भी होते हैं, तो बाहरी और घरेलू यहाँ एक दूसरे के विलोम है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पोषक का जो विपरीतार्थक होगा वो कौन सा होगा? शोषक होगा, और शोषक यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। वही उन्नति कर सकता है जो स्वयं अपने को उपदेश देता है। अब उन्नति का आपको विलोम ढूंढना है। संतति होता है, उदात्त होता है, अमंगल होता है या अवनति होता है। तो ये तो सिंपल है, आप जानते भी हैं। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। चपल का विलोम इसमें तलाशना है आपको। कौन सा होगा? गंभीर होगा, नृशंस होगा, चंचल होगा या प्रवीण होगा। तो चपल मतलब क्या होता है? चंचल, तो उसका हो जाएगा गंभीर, यानी 8वें का आपका ए वाला सही है। 9वें को देखिए। कौटिल्य, कौटिल्य का आपको विलोम ढूंढना है। कौन सा होगा? 9वां जो इसमें प्रश्न आप देख रहे हैं, आर्जव हो जाएगा। कौटिल्य किसको कहा जाता था? चाणक्य को कहा जाता था। इसके बाद यहाँ 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पृथ्वी का आपको विलोम बताना है। अंबर होगा, पाताल होगा, विहंगम होगा या लौकिक होगा। इसमें से कौन सा होगा? तो ये ए वाला होगा, यानी अंबर। धरती और आकाश आप कहते हैं तो वही चीज़ है। इसके बाद प्राची, प्राची का पर्यायवाची शब्द यहाँ विलोम के बाद पर्यायवाची डायरेक्ट आ गया है। तो प्राची का आपको पर्यायवाची ढूंढना है। कौन सा होगा? प्राचीन होगा, प्रकृत होगा, पूर्व होगा या प्रज्ञा होगा। कौन सा होगा? तो 11वें नंबर का जो सी वाला है वो सही होगा। पूर्व दिशा को यहाँ पे प्राची कहा जा रहा है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है वो ढूंढना है आपको। मीन, अंडभव, अम्बक या मत्स्य। तो इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि अम्बक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। शशक का पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है। चंद्रमा, शिशु, खरहा और मृग, इसमें से कौन सा होगा? तो ये खरहा हो जाएगा। ठीक है, ये खरगोश के बारे में कहा जा रहा है। चंद्रहास का पर्यायवाची कौन सा होगा? करवाल हो जाएगा। ये खड़ग का नाम है, और करवाल मतलब भी तलवार या खड़ग होता है। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाथी, करी और मतंग ये किसके पर्यायवाची हैं? कुंजर के हैं। यहाँ खुद ही हाईलाइट कर लिया है, बी वाला होगा कुंजर। इसके बाद पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है। शार्दूल होगा, उरग होगा, विहग होगा या वृंद होगा। इसमें से कौन सा होगा? 16वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा तो इसका विहग हो जाएगा। ठीक है। 17वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक, नीचे आप देख लीजिए। अर्जुन, सेना, अग्नि और घोड़ा। 17वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसका कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी वाला, ये सेना को कहा जाता है। ठीक है। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सुधा, पीयूष और सुरभोग ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ये अमृत के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19वें प्रश्न में ये कहा गया है कि थोक का पर्यायवाची इसका क्या होगा?
परचून होगा, थाक होगा, थोया होगा या पर्यायिक होगा, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा डी वाला। 19वें को आप देख रहे हैं ना, डी वाला इसका सही होगा, पर्यायिक। थोक मतलब होता है एक साथ लेना, इकट्ठे लेना, तो यहाँ फुटकर भी इसका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे ढंग से दिया है, लेकिन डी वाला सही है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए, दुर्गा का पर्यायवाची। यहाँ आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोक का पर्यायवाची पूछा है तो ये पर्यायिक हो जाएगा, यहाँ विलोम नहीं पूछा है, तो थोक का पर्यायवाची यानी पर्यायिक होता है। अगर इसका विलोम पूछता तो यहाँ फुटकर दिया होता, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई बोलने में, उसके लिए सॉरी। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए, दुर्गा का पर्यायवाची पूछा है, भारती, श्री, धात्री और ज्योत्सना, इसमें से कौन सा होगा? देख लीजिए, तो 20वां जो है इसका सी वाला हो जाएगा, धात्री। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए, वह यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बाद उसके लिए आपको एक शब्द ढूंढना है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला यहाँ प्रश्न शुरू होता है। कहा गया है कि वह धन जो आधिकारिक रूप से या आधिकारिक रूप से राज्य को प्राप्त होता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को प्राप्त होता है या मिलता है, उसको राज्य कर कहा जाता है, राजस्व कहा जाता है, बजट कहा जाता है या जीएसटी कहा जाता है। यहाँ प्रश्न थोड़ा नए ढंग का है, तो इसका बी वाला हो जाएगा, ये राजस्व होता है। ये राज्य का आधिकारिक एक तरह से धन होता है, हालांकि ये जनता का पैसा होता है, लेकिन राजस्व वो धन होता है जो कि जनता की भलाई में ही, यानी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होता है, विकास के कार्यों में यूज होता है। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए, वह पुरुष जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो, उसको क्या कहा जाएगा? बलवान कहा जाएगा, लौह युक्त कहा जाएगा, लौह पुरुष कहा जाएगा या लौहवीर कहा जाएगा, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सी हो जाएगा, लौह पुरुष। ये वाला आपका सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी लौह पुरुष कहा गया था। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांटना, इसको क्या कहा जाएगा? इसमें से कोई शब्द आपको ठीक दिखाई दे रहा है? तो इसका हो जाएगा ए वाला, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी केंद्र का विभाजन करना। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि जिसमें से कोई विकार या परिवर्तन न होता हो, उस चीज को क्या कहा जाएगा? मतलब ऐसी चीज जिसमें कि कोई विकार या परिवर्तन न होता हो, उसको हम क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे, दृढ़ कहेंगे, अविकारी कहेंगे या सविकारी कहेंगे? तो इसका अविकारी हो जाएगा, जिसके अंदर विकार ही ना पैदा होता हो वो अविकारी होगा, सी वाला सही है। इसके बाद 25वें को देखिए, शत्रुओं को मार डालने वाला, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? शत्रुहंता कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद 26वें प्रश्न को देखिए, बुरे उद्देश्य से की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है उसको क्या कहा जाता है? दुरभिसंधि कहा जाता है, दुरतिक्रम कहा जाता है, तो इसमें ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, दुरभिसंधि कहा जाता है। इसके बाद मदिरा पीने वाला जो प्याला होता है उसके लिए एक शब्द आपको इसमें चुनना है, वो क्या होता है? वो चषक होता है। चषक जो होते हैं उसमें मदिरा भरकर पी जाती है। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या कहा जाएगा? वाग्दत्ता कहा जाएगा या वाग्बद्ध कहा जाएगा? बाकी दो तो बेकार हैं, बताइए। 28वां, तो 28वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, वाग्दत्ता कहा जाएगा। जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वो वाग्दत्ता है। इसके बाद 29वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, जो बहुत मंद गति से काम करता हो उसको क्या कहेंगे? मंथर कहेंगे, ठीक है। 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें भी एक स्टेटमेंट है, दो व्यक्तियों के बीच होने वाली परस्पर बातचीत के लिए एक शब्द, इसमें से कौन सा है? प्रवचन है, कथोपकथन है या द्विवचनीय है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो 30वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ये कथोपकथन होता है, बातचीत जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद 31वें नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है वो बताइए। चार, तिक्त, शलाका और वचन, तो चार का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। 32वें प्रश्न को देखिएगा, देशज शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ ना तो आपको तद्भव ढूंढना है ना तत्सम ढूंढना है, यहाँ कह दिया कि देशज ढूंढिए, तो इसमें देख लीजिए कौन सा होगा। 32वें में बी वाला हो जाएगा, ये डोंगा जो है ये क्या है? ये देशज शब्द है। इसके बाद 33वें नंबर के प्रश्न को देखिए, जो विदेशज शब्द है वो आपको ढूंढने हैं। जैसे देश में उत्पन्न हुए शब्दों को आपने तलाशा, वैसे ही विदेशी जो शब्द हैं उनकी तलाश आपको करनी है। तो कनिष्ठ है, मद है, परवाह है और पूज्य है, इसमें से कौन सा होगा? तो जो 33वां है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, परवाह। इसके बाद आगे चलते हैं, 34वें को देखिए, एवं शब्द का तद्भव आपको बताना है। तो एवं का यहाँ पर क्या होगा? यों होगा, यह होगा, एवल्य होगा या तथा होगा, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका ए हो जाएगा, यों। इसके बाद आगे देखिए 35वें को, सुवरन, ये किस तरह का शब्द है? सुवरन शब्द जो है ये कैसा है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है? इसे आप देख रहे हैं, इसका डी वाला हो जाएगा, ये तद्भव है, इसका हो जाता है स्वर्ण या सुवर्ण।
इसके बाद 36वें को देखिए, तद्भव शब्द आपको इसमें से ढूंढना है। तैल लिखा है, पौत्र लिखा है, जामुन लिखा है और प्रस्तर लिखा है। तो जामुन का होता है जम्बू और ये है तद्भव। इसके बाद आगे चलते हैं, 37वें को देखिए, तद्भव शब्द इसमें भी तलाशना है आपको। मर्म लिखा है, प्रलाप लिखा है, बैंक लिखा है और मुंह लिखा है। इसमें से कौन सा होगा? 37वां। तो इसका बी हो जाएगा, मुंह। मुंह का जो सही इसमें तत्सम होगा वो क्या होगा? मुख होगा। इसके बाद 38वें प्रश्न को देखिएगा, तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। वर्षा है, आंसू है, बारात है, इसके अलावा हाथी है। इसमें से कौन सा होगा? वर्षा होगा। बाकी जितने हैं वो क्या हैं? तद्भव हैं। खिड़की और जूता ये किस प्रकार के शब्द हैं? यहाँ शब्दों की आपको पहचान करनी है। तो 39वें को बताइए। ये सभी देशज शब्द हैं, देश में पैदा हुए हैं और अपने हिसाब से चल रहे हैं। इसके बाद अर्ध तत्सम शब्द आपको इसमें से ढूंढना है। देखिए अभी तक आपने तत्सम ढूंढा है, अब यहाँ पे आधा जो तत्सम हो वो आपको तलाशना है। बच्चा, दाई, रात्रि और कान, इसमें से कौन सा होगा? तो जो 40वां है इसका बी हो जाएगा, दाई। इसके बाद आगे चलते हैं, जो 41वें नंबर का प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जो शुद्ध शब्द हो उसकी तलाश आपको करनी है। द्वारका लिखा है, अष्ट लिखा है, आजीविका लिखा है और त्रिदोष लिखा है। इसमें से कौन सा होगा बताइए? तो 41वां जो है उसका ए वाला ही सही है, द्वारका। बाकी जितने हैं सब के सब गलत है। यहाँ अष्ट होता है, यहाँ आजीविका हो जाएगा और यहाँ पे त्रिदोष हो जाएगा। यहाँ त्र होगा ना कि त्रिदोष लिखा जाएगा। र पूरा नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे त के साथ मिला हुआ रहेगा। इसके बाद देख लीजिए 42वें को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? संग्रहित, ब्रज, गरुण और पैतृक, इसमें से कौन सा होगा? तो 42वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी ब्रज। बाकी जितने हैं सब में कुछ न कुछ समस्या है। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? निदर्शन, गृहीत, असाम्य और रासायनिक। देख लीजिए, तो 43वां जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी रासायनिक। बाकी जितने हैं वो सभी सही है। इसके बाद 44वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ अशुद्ध शब्द की आपको तलाश करनी है। प्रकारांत लिखा है, नूपुर लिखा है, आराधना लिखा है और स्वयंवर लिखा है। कौन सा अशुद्ध है ये तलाशिए। तो देखिए 44वें का जो अशुद्ध शब्द है वो प्रकारांत है, ये जो लिखा है ये गलत है। नेक्स्ट 45 को देखिए। 45 में ये पूछा गया है कि कौन सा वाक्य सही है। सरिता यह कहा, सरिता ने यह कही, सरिता यह कही, सरिता ने यह कहा। इसमें से कौन सा सेंटेंस आपका सही है? एक ही वाक्य को कई ढंग से लिखा गया है। तो 45 का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला लिखा जाएगा। मतलब आप लिखिएगा कि सरिता ने यह कहा। इसके बाद 46वें नंबर के प्रश्न में भी वही काम करना है। जो शुद्ध वाक्य है उसकी आपको तलाश करनी है। तो कबीर की कविता में माधुर्यता है। कबीर की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। कबीर की कविता की माधुर्यता है और कबीर की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो नीचे वाले जो दो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, यानी सी और डी वाले, वो तो खराब है ही हैं। उसके अलावा जो ऊपर वाले दो हैं उसको जरा देख लीजिए, 46। तो इसका ए वाला सही है। ए वाले के अलावा बाकी जितने तरीके हैं वो सब के सब गलत है। 47वें को देखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। कौन सा होगा? कीर्ति होगा, सच्चिदानंद होगा, सर्वोत्तम होगा, संसारिक होगा। तो इसमें सच्चिदानंद के अलावा जितने शब्द हैं सब के सब गलत हैं। कीर्ति में यहाँ मात्रा गलत लगी है। उसी प्रकार से जो सर्वोत्तम है उसमें आधा त लिखना भूल गया है। संसारिक में संसारिक होता है ना कि संसारिक होता है। 48वें को देखिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। विराजमान लिखा है, प्रामाणिक लिखा है, धरोहर लिखा है और उर्मिला लिखा है। इसमें से जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो आपको चुनना है। बताइए। तो 48 का जो ए वाला है ऊपर ही दिख रहा है साफ साफ। इसके बाद 49वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है उसका आपको चयन करना है। परलौकिक है, यशलाभ है, स्थायित्व है और सती गुण है। इसमें से कौन सा होगा? देख लीजिए। तो 49 का जो बी वाला है वो सही है, यशलाभ, और बाकी जितने हैं वो सब यहाँ कुछ न कुछ तरीके से गलत हैं। शुद्ध वाक्य का चयन आपको 50वें प्रश्न में करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य देख लीजिए। उसे गोवा जाना है, यही शुद्ध है, बाकी जितने गलत हैं। मतलब जितने और दिए हैं वो सही नहीं है। उसका गोवा जाना है, उसने गोवा जाना है, उसने गोवा जाना है, ये सब गलत तरीके से कहा गया है। तो यहाँ तक हमने इस मॉक टेस्ट पेपर को कंप्लीट किया है। इसके बाद जो 14वें नंबर का मॉक टेस्ट पेपर है वो अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।